हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर न बदले। यहाँ पर दिया गया है लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक प्लस में दिया गया है 0.0052 प्रति डिग्री सेल्सियस तथा कार्बन का यहाँ पे दिया गया है प्रतिरोध ताप गुणांक माइनस में दिया गया है 0.0003 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है आर टी बराबर में होता है R0 और इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो इसी फार्मूले की सहायता हमें लेनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसी फार्मूले का उपयोग करना है, यानी सहायता लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कहा गया है कि किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ताप बढ़ने से लोहे का प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ताप बढ़ने, क्या लिखेंगे, ताप बढ़ने से लोहे का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ने से लोहे का प्रतिरोध बढ़ता है जबकि कार्बन का प्रतिरोध घटता है। क्या लिखेंगे, जबकि कार्बन का प्रतिरोध घटता है। तो इसको हमें याद रखना है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो लोहे का प्रतिरोध बढ़ेगा और कार्बन का प्रतिरोध घटता है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो लोहे का प्रतिरोध बढ़ता है और कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो कार्बन के लिए हमें क्या लिखना है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे कार्बन के लिए हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, आर टी और माइनस R0 कर लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा R0 इंटू अल्फा टी आ जाएगा। और अगर लोहे के लिए जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लोहे के लिए जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे R' लिख लेंगे, R' कर लेंगे और माइनस R' कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा R' और इनटू में आ जाएगा अल्फा डैश और यहाँ पर आ जाएगा टी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो कहा गया है, अगर हम प्रश्नानुसार चलें तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि ताप बदलने से कार्बन तथा लोहे के संयुक्त तंतु का जो प्रतिरोध है नहीं बदलता है। क्या हमें ध्यान रखना है कि ताप बदलने से कार्बन तथा लोहे के संयुक्त तंतु का प्रतिरोध नहीं बदलता है, अर्थात कार्बन के प्रतिरोध में जितना परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन लोहे के प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। इसको हमें ध्यान रखना है। क्या कहा गया, अर्थात कार्बन के प्रतिरोध में जितना परिवर्तन होता है
उतना ही लोहे के प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। और कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है। यहाँ पर ऋणात्मक दिया गया है, देखिए कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है और ताप वृद्धि से इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः हम लिखेंगे आर अल्फा टी और बराबर में आर जीरो अल्फा टी ये वाला लिखेंगे और बराबर इसके रख लेंगे आर डैश टी और अल्फा डैश टी। इस तरीके से कर लेंगे और इस तरीके से करने के बाद यहीं पे हमें मान रखना है और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका मान लिख लेते हैं। अब जो मान दिया गया है, आर जीरो का मान दिया गया था, यहाँ पे आर जीरो का मान 104 ओम दिया गया है, 104 ओम है। और उसके बाद हमें निकालना है आर डैश जीरो। क्या निकालना है, आर डैश जीरो। देखिए कहा गया था तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। तो ये हमें आर डैश जीरो निकालना है और आर डैश जीरो हमें ज्ञात करना है। अल्फा का मान दिया गया है कितना, अल्फा का मान माइनस में यहाँ दिया गया है 0.003 माइनस में 0.0003 प्रति डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख सकते हैं। और अल्फा डैश का जो मान यहाँ पर दिया गया है वो प्लस में दिया गया है कितना, ये दिया गया है 0.0 यहाँ पर दिया गया है 0.0052 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये प्लस में है। अब यही मान हमें रखना है और इसका मान आर डैश जीरो का मान निकाल लेना है। ये जीरो इसके बगल में एकदम लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान रख लेते हैं आर जीरो का मान है 104, यहाँ रखना है 104 रख लेना है। गुणे में अल्फा का मान 0.0003 लिखना है। और टी का मान नहीं रखना है क्योंकि टी और टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टी और टी कैंसिल हो जाएगा। और बराबर में हमें आर डैश जीरो का मान नहीं रखना है और इसका मान दिया गया है कितना, अल्फा डैश का मान है 0.00 कितना 52। अब हम जब पक्षांतर करेंगे, जब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो आर डैश जीरो और बराबर में हो जाएगा कितना 104 और गुणे में हम लिखेंगे 0.0003 और बटे में हो जाएगा 0.052, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए दशमलव यहाँ पे भी लगा है और दशमलव यहाँ पर भी लगा है और दशमलव के बाद बराबर अंक है तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4, 104। हम इसका गुणा करा लेंगे और जब गुणा कराएंगे तो 104 तिया हो जाएगा 412 हो जाएगा। 104 और 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यह 3 चौके 12 और 3 एक कम 3, 312 आएगा। कितना 312 आ जाएगा। 312 बटे में हम 52 लिख लेंगे और 352 से 12 को हम 52 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आया है कितना आया है, 6 ओम आ गया है, 6 ओम। आर डैश जीरो का मान कितना आ गया है, 6 ओम। और यही तो हमें ज्ञात करना था कि इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर न बदले। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 6 ओम प्रतिरोध इसका आ जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट है। विभवांतर 480 वोल्ट है तथा 10 सेकंड में एनोड पर 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। नंबर 1 नलिका का प्रतिरोध क्या है और नंबर 2 है एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है। तो सबसे पहले हमें निकालना है नलिका का प्रतिरोध
और प्रतिरोध निकालने के लिए जो फार्मूला हमें लगाना है R बराबर B/I, तो उसके लिए हमें सबसे पहले I निकालना होगा। सबसे पहले हम धारा निकालेंगे। धारा निकालने के लिए I बराबर हम क्या लिखेंगे? I बराबर हम लिखेंगे Q/T लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Q/T। और यहाँ से हम I निकालेंगे। Q का मान यहाँ पर रखना है। Q का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं NE लिख सकते हैं और बटे में T। और N का मान दिया गया है, N का मान दिया गया है 3 गुणे 10 की पावर 17। 3 गुणे में 10 की पावर है यहाँ पे 17। और E का मान हमें रखना है 1.6 और गुणे में 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन का आवेश रखना है। और T का मान दिया गया है 10। T का मान कितना दिया गया है? 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1.6 और 3 का गुणा कराएंगे तो 4.8 आ जाएगा। 4.8 आ जाएगा और 17 में से 19 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। और ये 10 पावर 1 है तो यानी -3 आ जाएगा। कितना? -3 आ जाएगा और एम्पियर हम लिखेंगे। अब हमें निकालना है जो पहला क्वेश्चन हमारा था, नलिका का प्रतिरोध। क्या निकालना है? नलिका का, ऐसे लिखना है, नलिका का प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी हमें R निकालना है। तो R बराबर हम लिख सकते हैं V और बटे में I। V का मान यहाँ पर दिया गया है कितना? 480। कितना दिया गया है? 480। और I का मान आया है 4.8 और पावर कितना आया है? -3 बटे में। पूरा यहाँ कर दीजिए बटे में। उसके बाद हम क्या करेंगे? दशमलव को हटा के एक जीरो बढ़ा लेते हैं, एक जीरो, और ये पावर चला जाएगा ऊपर। पहले इसको हम कैंसिल ही कर लेते हैं। जब 48 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 100। और 100 जब आ जाएगा तो हम 100 लिख सकते हैं और 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये 10 की पावर 3 ये हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 3 ओम आ गया है। अगर इस पावर 3 को हमें हटाना है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं 100 किलो ओम लिख सकते हैं, किलो ओम। आंसर हमारा आ गया है। अगर पावर 3 को हटाना है, अगर पावर 3 को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 100 किलो ओम और यहाँ पर है ओम और यहाँ क्या हो जाएगा? 100 किलो ओम। तो इसी प्रकार हम नलिका का प्रतिरोध निकालेंगे। और चलिए हम अब उत्पन्न ऊष्मा की दर निकालते हैं। दूसरा जो नंबर हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या करना है? 2 नंबर जो है, 2 नंबर, इसमें हमें निकालना है एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। ऐसे लिखेंगे, एनोड पर ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न उत्पन्न होने की दर हमें ज्ञात करना है। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर यानी हम लिख सकते हैं P बराबर, यानी सामर्थ्य, शक्ति जिसे कहते हैं, P बराबर होता है I² इंटू R। I² होता है। I का मान अभी निकाला ही गया था, 4.8 आया था और गुणे में 10 की पावर -3 का स्क्वायर हम कर लेंगे और गुणे R का मान यानी प्रतिरोध हमारा कितना आया है? प्रतिरोध हमारा यहाँ पर आ गया है 100 गुणे 10 की पावर 3 ओम। तो हम किलो ओम नहीं, ये वाला मान रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे 100 किलो ओम। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 गुणे हम लिखेंगे, ओम ही लिखना है, केवल 100 गुणे लिखना है 10 की पावर 3 और इसी को हमें कर लेना है सॉल्व। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8 और 4.8 का 2 बार हमें गुणा कराना है और गुणा कराएंगे तो यहाँ पर गुणा कर 48 यानी 4.8 और 4.8 का गुणा 23 दशमलव आ जाएगा। कितना? 23.04 आ जाएगा। पावर यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 6 और यहाँ पर पावर हो जाएगा 5। 2 पावर यहाँ भी तो बनेगा तो पावर हो जाएगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? पावर -1 बचेगा और -1 को हटाने के लिए हम 2.3 लिख सकते हैं, या पूरा लिख लो यहाँ पे, इससे कोई दिक्कत नहीं, 2.304 आ जाएगा। आंसर इसका 2.3 भी हो सकता है,
लेकिन हम यहाँ पर आंसर पूरा लिख दिए हैं 2.304 और इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड होगा और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। यानी आर का मान यहाँ पे प्रतिरोध दिया गया है कितना, 44 ओम दिया गया है, 44 ओम है और धारा यानी आई का मान यहाँ पर दिया गया है 5 एम्पियर। 0.0 है तो उसको हम 5 ही मान सकते हैं और हमें निकालना है प्रेस की सामर्थ्य। प्रेस की सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब ये हुआ कि हमें निकालना है शक्ति और शक्ति को हम लिख सकते हैं, सामर्थ्य को हम लिखते हैं P से और P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू आर। आई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर लेंगे यानी 5 गुणे 5 ही कर लेते हैं। चलिए और यहाँ पर कर लेंगे 44, आर का मान 44 है, ये आ जाएगा 25 और गुणे में 44, 25 और 44 का गुणा कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। 1100 हमें लिखना है वाट, क्योंकि सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक वाट होता है तो इसका मात्रक हमें वाट ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो हम एक लाइन लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों में समान धारा प्रवाहित होगी। बल्बों में समान धारा प्रवाहित होगी। समान धारा प्रवाहित होगी इसका मतलब ये हुआ कि धारा हमें एक बार निकाल लेना है और धारा निकालने के लिए हमें B और R का मान ज्ञात होना चाहिए। B का मान तो 220 दिया ही गया है, यानी विभवांतर यहाँ पे 220 वोल्ट दिया है, लेकिन R हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 60 वाट, दो बार हमें R निकालना है। 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिरोध यानी हम R1 कर लेंगे और R1 का मान ये हो जाएगा R बराबर B स्क्वायर बटे P1 हो जाएगा, B1 का स्क्वायर बटे P1 और बराबर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 220 दिया गया है, 220 गुणे में करेंगे और P1 का मतलब हमें 60 वाट ही तो लेना है, यहाँ 60 रखना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे, 2 से कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद 11 और इसका गुणा करा लेंगे, 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 2 हो जाएगा 24। 24 तो यहाँ 20 आ जाएगा और बटे में 3 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये लगभग में आ जाएगा 807 ओम। लगभग में आएगा, ये लगभग आ जाएगा 807 ओम। 807 ओम आ जाएगा, ये हो गया R1। अब इसी प्रकार हम 100 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। 60 का तो निकाला गया, 100 वाट का भी निकाल लेंगे। हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, यानी हम R2 अब निकाल लेंगे और R2 बराबर हमें क्या करना है, B2 का स्क्वायर कर लेना है। B2 तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, B1 B2 और यहाँ P2 कर लेंगे। यानी यहाँ पे 220 गुणे हमें लिखना है क्या, देखिए इसको क्या करना है, हमें लिखना है 220 और गुणे में 220 और यहाँ पर लिखना है 100 और गुणे में लिखना है, नहीं केवल हमें 100 लिखना है। P2 का मान 100 रखना है, गुणे नहीं करना है, केवल 100 रखना है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 जीरो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया कितना,
484 ओम आ गया है, 484 ओम आ गया है। तो देखिए R1 का मान 807 लगभग में और इसका मान 484 आ गया है। 484 आ गया है तो अब हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध। अब हम क्या निकालेंगे? कुल प्रतिरोध। और कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हमें करना है क्या? हमें लिखना है R बराबर R1 प्लस R2 कर देना है। R1 प्लस R2 कर देना है यानी 807 और 484 को जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 807 और 484 को जोड़ने पर 1291 आ जाएगा ओम। क्या आ जाएगा? 1291 ओम आ जाएगा, प्रतिरोध है ये। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये श्रेणी क्रम में था तो तुल्य धारता यानी तुल्य प्रतिरोध हम क्या निकालेंगे? कुल प्रतिरोध हम इसी तरीके से तो निकालेंगे। चलिए ये हो गया, तो 1291 आ गया है, ध्यान रखिए इसको। अब इसको हम क्या करते हैं? निकालते हैं इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर यानी धारा हमें निकालना था, तो धारा निकालना था तो हमें निकालना है प्रत्येक बल्ब में धारा। प्रत्येक में या इस तरीके से लिख लेंगे, प्रत्येक यानी 2 बल्ब है, प्रत्येक में धारा। और प्रत्येक में धारा यानी I बराबर हो जाएगा B बटे R। B का मान दिया गया है 220, R का मान आ गया है कितना? 1291। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 0.17 एम्पियर आ जाएगा। देखिए इसको दोबारा से, 0.17 एम्पियर आ जाएगा और यही होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, छोटा सा क्वेश्चन ये भी है। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो जब बल्ब जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध निकालना है और उसमें प्रवाहित धारा निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे P का मान, P बराबर दिया गया है 100 वाट यानी शक्ति सामर्थ्य यहाँ पे 100 वाट है, इसको लिख लीजिए। और B का मान यानी विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है। चलिए वोल्ट ऐसे ही लिख देते हैं, वोल्ट दिया गया है। हमें उसका प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर होगा, R ही तो निकालना है हमें, तो R बराबर हम फार्मूला जो लगा सकते हैं, R बराबर हम लिख सकते हैं B² बटे P लिख सकते हैं। और B का मान 220 है तो 2 बार लिख लो इसको, 220 स्क्वायर लगा है। P का मान यहाँ पर 100 है, 1 2 0 कैंसिल कर दिया गया तो 22 और गुणे में क्या बचा? 22 और 22 का गुणा जब कराया गया तो R का मान कितना आ गया? 484 ओम आ गया है। एक आंसर तो हमारा आ गया इस क्वेश्चन का। एक आंसर अभी और ज्ञात करना था, उसमें प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा हमें निकालना है और प्रवाहित धारा निकालने के लिए हम लिखेंगे I बराबर, फार्मूला क्या लगाएंगे? हम लिखेंगे I बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P बटे B लिखेंगे, P बटे B क्या लिखेंगे? P बटे B लिखेंगे। ये फार्मूला यहाँ लगेगा, I बराबर शक्ति बटे विभवांतर यानी सामर्थ्य बटे विभवांतर। सामर्थ्य यानी शक्ति यहाँ है कितना वाट दिया गया है? 100 वाट दिया गया है। और B का मान 220 है, 1 0 से 0 पहले कैंसिल कर दिया गया, 2 से ये 5 बार में और ये 11 बार में। इसका मतलब धारा का जो मान आया है 5/11 एम्पियर आ गया है और ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर यानी धारा का मान। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी सॉल्व हो गया। इसका 2 आंसर आया है, 484 ओम और 5/11 एम्पियर आ गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।